हेलो अब से हम कुछ वीडियोस जो होंगी वो बेसिकली हम वन लाइनर पे ही फोकस करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको हम वन लाइन में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हो सकता है वहाँ पर उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा मैटर ज़्यादा हो जाए। तो आप फिर वहाँ पर परेशान मत होइएगा हाँ कि हम लोगों ने सिर्फ वन लाइनर की कहा था, लेकिन हम यहाँ पर अब थोड़ी बड़ी थ्योरी या फिर उनको अगर हम चाहेंगे तो इमेज के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सब कुछ सीखना आपको बहुत मजा आएगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी इमेजेस भी इंक्लूड की हैं जिसके थ्रू आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। फर्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एक तरह से ये सोच के चलिए आपकी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर के पेपर्स देखें तो ये मोस्टली टाइम ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके फादर किसको कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा ये कहा जाता है F.W. टेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज मेड बाय। अब मैंने जो आपको कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर जो एमसीक्यूज कराए थे वहां भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था एमसीक्यू फॉर्म में। तो इजी है ये भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दे रखा है, तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में वो हिंदी भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बोल रही हूँ समझा रही हूँ वो हिंदी में ही कर रही हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, बोनस शेयर आर इश्यूड टू। अब जो बोनस शेयर है वो किसको इश्यू किए जाते हैं। तो बोनस शेयर जो होते हैं वो इश्यू किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्यों दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अब उनको जब पेमेंट किया जाएगा तो वहां पर कैश जाएगा। तो जब वो कैश जाएगा तो वहां पे लिक्विडिटी भी कंपनी कम हो जाएगी। तो अपनी लिक्विडिटी को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उनको बोनस शेयर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बोनस शेयर्स किसको इश्यू किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरीज। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटी किस तरह की होती है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एमसीक्यू में करवाया हुआ है। एक कंपनी सचिव की देयता कैसी होती है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी की जो लाइबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल, स्टैट्यूटरी दोनों तरह की होती है। अब ये इस दोनों तरह की क्यों होती है, देखिए वहां भी मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि एक कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट और हमारा कंपनीज एक्ट 1956 जो कि रिवाइज हुआ था 2013 में, और साथ ही साथ अदर प्रोविजंस भी ऐसे होते हैं जिसके थ्रू उसको बाइंड, वो वहाँ पे बाउंड होते हैं उन सबको फॉलो करने के लिए। तो वो तो हो गया स्टैट्यूटरी। और कॉन्ट्रेक्चुअल ये होता है अगर किसी भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होती है तो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कुछ अपने तरफ से कंडीशंस रखते हैं उनको, जिसको फॉलो करना होता है कंपनी सेक्रेटरी को। इसलिए यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैट्यूटरी दोनों तरह की होती है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं, द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। अब ये आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो हम थ्योरीज में उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके स्टैब्लिशमेंट, जिनके हेडक्वार्टर्स और जिनकी इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया जो है वो हमारा नेशनलाइज्ड हुआ था 1956 में। नेक्स्ट है, ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि इससे एमसीक्यू बहुत बनते हैं। आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहले तो आप ये बताइए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है इसका मेन पर्पस क्या है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है, बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे आपका रिवीजन भी होगा और इससे ये भी आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें इससे इंटरलिंक होकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स करके पूछा जा सकता है, इसके प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, इसका मीनिंग करके एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो आपको हर चीजें, ये कहते हैं ना ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर तरह से पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक का। तो देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है एक कंपनी के रिगार्डिंग होता है, कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, और इसके अंदर टोटल 6 क्लॉज होते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो अब वो 6 क्लॉज कौन कौन से हैं आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज।
ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है कि कंपनी को बनाने का मेन पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी का एस्टेब्लिश होने का। ठीक है, फिर आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के अंदर उस कंपनी का पूरा नाम लिखा जाता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि ये कंपनी इस नाम से इस्टेब्लिश हो रही है। फिर आता है हमारा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी जिस भी अमाउंट से, जिस भी कैपिटल के साथ इस्टेब्लिश हो रही है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है उसकी, वो सारे यहाँ पे मेंशन की जाएगी कैपिटल क्लॉज के अंदर। फिर आता है हमारा रजिस्टर्ड क्लॉज। रजिस्टर्ड क्लॉज का मतलब यहाँ पर यह है जो भी इसका रजिस्टर ऑफिस होगा, वहाँ का एड्रेस, उसकी लोकेशन, ये हमारे रजिस्टर्ड क्लॉज में मेंशन होगी। ठीक है, फिर आता है लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज के अंदर ये बताया जाता है कि इसकी कितनी लायबिलिटी होगी, यानी जो भी मेंबर्स होंगे कंपनी के उसकी कितनी लायबिलिटी होगी, ये लायबिलिटी क्लॉज के अंदर यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन की जाती है। फिर आता है हमारा एन एसोसिएशन क्लॉज। देखिए एसोसिएशन क्लॉज के अंदर इस क्लॉज के मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि इस क्लॉज के लास्ट में, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उसके लास्ट में वो साइन करते हैं, और उनके साइन करने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इस कंपनी के जब भी वो कंपनी रजिस्टर हो रही है तो वो उसके मेंबर हैं, यानी कि उनकी एक तरह से हम बोलते हैं उनकी कस्टडी, या फिर वो एक तरह से विटनेस है इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी के लिए टोटल 7 सिग्नेटरीज होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए यहाँ पर सिग्नेटरीज। तो ठीक है, यहाँ पर ये 7 या ये 2 पर्सन जरूर होने चाहिए जिनके साइन होते हैं इस एसोसिएशन क्लॉज के अंदर, कि वो अब यहाँ पर क्या है एज अ विटनेस वो अपने आप को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। आई होप यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, हम बीच में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ तो वो मैं भूल जाऊंगी। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप बस उन सारी चीजों को मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप अगर लाइव देख रहे हैं तो वहां भी आप कहीं भी बस उनको मेंशन कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आपको डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। ठीक है, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना या हम बात करें प्राचीन फॉर्म कौन सा है, तो वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आप सब जानते होंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल और सबसे पुराना एक तरह का हम बोले प्रकार है एक संगठन का। इसके अंदर बेसिकली जो हमारा वर्टिकल फॉर्मेट होता है वो चलता है, जैसे कि सबसे पहले हमारा हेड होगा, हेड के नीचे कौन काम करेगा, मैनेजर, मैनेजर के नीचे कौन काम करेगा, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे कौन काम करेगा, लेबर बोल सकते हैं, एम्प्लॉय बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से हमारी ये पूरी फॉर्मेशन चलेगा लोगों का। ये हेड बोलेगा मैनेजर को, मैनेजर काम करवाएगा सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर काम करवाएगा अपने उसके अंडर जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स उनसे। तो ये होता है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर है हमारा इन डायरेक्शन हु इज गिवन इम्पोर्टेंस। अब एक डायरेक्शन के अंदर किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। देखिए, डायरेक्शन जो है वो कौन दे रहा है, एक पर्सन दे रहा है। ठीक है, तो किसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, एक पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। यहाँ पे मशीन का इतना रोल नहीं हो रहा, या फिर अगर हम अदर अपनी चीज़ों की बात करें तो उनकी यूज़ इतना नहीं हो रहा। डायरेक्शन का मेन पर्पस है कि कोई एक पर्सन है जो कि गाइडेंस कर रहा है कि हमें क्या काम कैसे करना है। तो पूरी इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, एक पर्सन को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी, यहाँ पर आंसर जो है वो 2 मैन यानी कि एक आदमी को, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो क्या काम करती है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मीनिंग को देख लेते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई भी एक सेट या फिर क्वांटिटी को सेट करके रख दिया है, जिससे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो वहां पर आपने जो भी सेट बना के रखा है उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट ना आए, और अगर आती भी है तो आगे आप उसको कंट्रोल कर पाए। तो मेन क्या पर्पस था किसी भी चीज को, या किसी भी अगर हम नंबर की बात करें सेट करने की, तो मेन पर्पस था आपका क्वांटिटी को कंट्रोल करके चलना। तो कंट्रोल आपने किया किसके थ्रू, स्टैंडर्ड को मेंटेन करके। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है आप
इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ये एक कंट्रोलिंग टेक्निक के तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीटेड है। अब ये जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वो हमारा कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग भी बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इनको घुमा फिरा के ये भी पूछ लिया जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इकोनॉमिक कैसे हैं, तो देखिए इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बन गया। सोशल भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सोसाइटी के लिए करनी होती हैं या फिर सोसाइटी को देखकर आपको अपनी पॉलिसी बनानी होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको सोशल एनवायरनमेंट ध्यान में रखना होता है। पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी भी कई बार ऐसे होता है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की पॉलिसी लेकर आती हैं जिसके वजह से आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो प्रोविजंस बनाते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, या फिर इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप लोन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल यानी कि जो इंटरनल आप जो भी काम करोगे, जो भी मेंबर्स होंगे इंटरनल, वो आपके बिजनेस को किस तरह से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इफेक्ट डालेंगे। लेकिन एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, वो आपके बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानते हैं। देखिए इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कल्चर, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, पावर स्ट्रक्चर, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। यानी कि एक बिजनेस का कल्चर कैसा है, कंपनी के अंदर किस तरह से आप फॉर्मली पूरा काम करते हो, सेमी फॉर्मल है या फिर आपका इनफॉर्मल है, किस तरह का कल्चर है, ये इफेक्ट करता है इंटरनल बिजनेस को। बिजनेस का विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, ये सारी चीज़ें हमारी वर्किंग कंडीशंस को क्या है, इफेक्ट करती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, आपने कितनी इसके अंदर कैपिटल लगाई है, अगर आपने ज़्यादा कैपिटल लगाई है तो आपको हर चीज़ करने में आसानी होगी, लेकिन आपके पास कम कैपिटल है तो आपको उतनी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इमेज कैसी है कंपनी की, ब्रांड इक्विटी कैसी है कंपनी की, ये सारे इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल में देखिए आता है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट को भी एक बार समझ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे सप्लायर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक आ जाती है। जबकि मैक्रो के अंदर आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, नेचुरल, फाइनेंशियल एंड ग्लोबल। अब देखिए इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, माइक्रो जो होती है वो हमारे स्मॉल लेवल पर वर्क करती है, जबकि मैक्रो जो होती है वो हमारे लार्ज लेवल पर काम करती है। यानी कि इसमें स्मॉल एरिया कवर किया जाता है, इसमें लार्ज एज अ होल इंक्लूड किया जाता है मैक्रो में, ठीक है। तो आप इतना याद करके चलिए, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चंस 3 से 4 बनते हैं, ठीक है। तो आपको मीनिंग पता होगा तो आप इसके एमसीक्यूज इजिली कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार लास्ट ईयर ही सॉर्ट से एक क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट्स बहुत सारे आके बता रहे थे कि उनसे गलत हो गया। वो सॉर्ट की वहाँ पे क्या है वो पूछी गई थी, घुमा के क्वेश्चन था,
मेनली पूछी सिर्फ इसकी हम कहें तो फुल फॉर्म ही गई थी, लेकिन घुमा के इस तरह से दे दिया था कि वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। तो आप शॉर्ट की हमेशा ये याद करके चलिए कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में, क्योंकि सिंपल है, एक दो क्वेश्चंस ऐसे डाल जाते हैं कि स्टूडेंट्स इजीली मार्क्स ले लें। ठीक है, तो इस तरह की गलती आप मत करिएगा, क्योंकि वे बचा आपका मार्क्स वहां पे चला जाएगा। फिर है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में भी आपको पता होनी चाहिए, टोटल 5 होती हैं यहाँ पे स्टेज हमारी: प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन और रिकवरी। कई बार आपको ये अलग भी मिलेंगी। अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बिजनेस की बात की जा रही है, कंफ्यूज मत होना। बिजनेस कभी हमेशा प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन और रिकवरी से चलता है। लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, तो वहां पे अलग हो जाती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग है, बिजनेस लाइफ साइकिल अलग है। अब आपको कमेंट सेक्शन में खुद बताना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 5 स्टेजेस कौन सी हैं, और साथ में आपको बिजनेस साइकिल की भी लिखनी है। ठीक है, लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब दोनों की लिखेंगे तो आपको इजीली वहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा, जो कि आपके आगे तक आपको याद रहेगा। इसीलिए आप जितना लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स उनको जो आंसर यहाँ पर है वो सीधे टिक ना करके आंसर लिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जब आप आंसर लिखते हो किसी भी चीज का तो वहाँ पे वो सारी चीजें आपको याद रहती हैं। तो आप ये सारी स्टेजेस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की और बिजनेस लाइफ साइकिल की। ठीक है, अब है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कैपिटलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सोशलिज्म क्या है। ठीक है, और बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, सिर्फ उसी को पकड़ के वो लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, कैपिटलिज्म जो है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम होता है, जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है। लेबर जो होती है वो प्राइवेट, मतलब सारी चीजें जितना भी हमारे मीन्स ऑफ लेबर की बात करें, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ओनरशिप की बात करें, ये सब प्राइवेटली रन करती हैं। तो वो कैपिटलिज्म कहलाता है। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। सोशलिज्म की यहाँ पर देखिए बात करें तो सोशलिज्म क्या होता है, ये सोशल सिस्टम होता है, कैपिटलिज्म से बिल्कुल डिफर है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट की हम एब्सेंस की बात नहीं कर रहे, बट हम यहाँ पर बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर, पूरी फंक्शनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। सोशलिज्म के अंदर आप इन शॉर्ट ये याद करके चलिए कि सोसाइटी पर फोकस किया जाता है, और कैपिटलिज्म में पूरा फोकस प्रॉफिट पे किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ओनरशिप पे बात आ जाती है। सोशलिज्म में सिर्फ पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर की बात की जाती है। ठीक है, और मिक्स्ड तो आपको पता ही है, मिक्स्ड अगर हम बात करें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इज एन आर्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड एज सच इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इज डिटरमाइंड इन एनी इकोनॉमी बाय द ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारी मॉनेटरी एस्पेक्ट पे काम करती है। जो भी हमारी कंट्री में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे देखने का काम हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें हमारे डिस्कस करने को रह गई हैं, इसी पीडीएफ के अंदर है। मैं ये पीडीएफ आपको आज नहीं दूंगी, क्योंकि इसी पीडीएफ में बहुत सारी क्वेश्चंस अभी और हैं, मैंने आपको दे दिया, तो आप पहले से उन सब क्वेश्चंस को पढ़ लोगे। ठीक है, तो वो वाली क्लास और हो जाने दीजिए, यानी कि ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी। टेलीग्राम पर 2 ग्रुप हैं, एक है हमारा माई कॉमर्स इन्फो के नाम से और एक है माई कॉमर्स इन्फो डिस्कशन के नाम से। तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो आप डिस्क्रिप्शन जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे कमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन जो माई कॉमर्स इन्फो है वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दूंगी, और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं तो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि ये टॉपिक भी, इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर इसकी थ्योरी डिस्कस करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलेगी। हम उस पर और भी जो भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें होंगी, टर्म्स होंगे, वो डिस्कस कर लेंगे अपनी थ्योरी क्लास में। होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।